आसमान से किसान भी मुस्काए, यहाँ बिजली से हर घर जगमगाए, विकास की प्रवाह में मन हर्षाए। शिक्षा है, रोजगार है, विकास की बयार है, सड़क है, अस्पताल है, चाहे खुशियों की बहार है। बिना संगीत के ही थिरके है पाँव, है स्वर्ग से सुंदर गाँव गिरा, सुखी संपन्न है अपना गाँव गिरा, है स्वर्ग से सुंदर गाँव गिरा, सुखी संपन्न है अपना गाँव गिरा। किसान भाई बहनों जोहार। गांव गिरांव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं किशन अग्रवाल। किसान भाई बहनों, प्रचंड और तपती गर्मी से हर किसी का बुरा हाल है और ख़ासकर दुधारू पशुओं का इस समय और ही बुरा हाल है, क्योंकि गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं में कई तरह की बीमारियां, इसलिए उनका देखरेख और उपचार करना बहुत ज़रूरी है। और आज हम आपको इसी विषय पर जानकारी करवाने जा रहे हैं कि गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं की देखरेख, उनमें होने वाली बीमारियां और उसका निदान किस प्रकार किया जाए। क्योंकि जो हमारे किसान भाई पशुपालक हैं, गोपालक हैं, और इन पशुओं से, इन गायों से उन्हें अच्छा खासा दूध का उत्पादन मिलता है, और इस प्रचंड और भीषण गर्मी में के कारण उनका दूध का उत्पादन भी काफ़ी कम हो जाता है और कई तरह की बीमारियां भी हो जाती हैं। तो इन्हीं सब का आज हम आपको निदान करने की जानकारी करवाएंगे। जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर संजीत कुमार, जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची के अंतर्गत पशु चिकित्सा महाविद्यालय कांके रांची में पशु रोग विज्ञान विभाग में सहायक प्राध्यापक सह कनीय वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर संजीत कुमार जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई एवं बहनों जोहार। डॉक्टर संजीत कुमार जी, किस प्रकार की प्रचंड गर्मी, तपती गर्मी, पूरा वातावरण हीट हो रहा है, ये कहा जा सकता है कि चमड़ी भी जल रही है, सभी लोग परेशान हैं, सभी लोगों का बुरा हाल है, और उस बुरे हाल में हमारे जो दुधारू पशु हैं वो भी इससे अलग नहीं हैं। तो आज हम इन्हीं सब बातों की चर्चा आपसे, अपने किसान भाइयों के लिए, पशुपालकों के लिए जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि इस प्रचंड तपती गर्मी में दुधारू पशुओं का आवास व्यवस्था कैसा होना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इसके पहले मैं पशुओं पे गर्मी का दुष्प्रभाव क्या होगा वो मैं बताना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, बताइए। तो ग्रीष्मकालीन ऋतु में पशु के प्रबंधन पे बहुत आवश्यक ध्यान देने की ज़रूरत है। पिछले 2-3 वर्षों से झारखंड में गर्मी लंबी और तेज़ हो रही है। लगभग 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर रह रहा है। इसमें इस गर्मी के दबाव के कारण पशुओं में दुग्ध उत्पादन की क्षमता कम जाती है, जो देते हैं उससे थोड़ा कम हो जाते हैं ये गर्मी के दबाव के कारण। एवं ये गर्मी का दबाव के कारण पशुओं में जो आंतरिक क्षमता होती है रोगों से लड़ने की, वो भी कम जाती है, जिससे क्या होता है कि आने वाले मौसम, जो गर्मी के बाद बरसात आएंगे, उसमें ये बहुत रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। ये गर्मी के ऋतु में आपका मादा चक्र जो होता है, जो गाय में होती है, वो लंबी हो जाती है। साँडों में प्रजनन शक्ति एवं कामुकता की कमी आ जाती है। इसमें जो आपका गाय की तुलना में भैंसों में ये जो दुष्प्रभाव है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि भैंस का रंग काला होता है, उसमें जो बाल होते हैं उसके शरीर पर, हाँ, बाल होते हैं वो कम होते हैं। एवं जो पसीना बहने की ग्रंथि होती है वो गायों की तुलना में कम होती है, जिसके कारण क्या होता है, जितना उसमें शरीर में जाता है उतना बाहर नहीं आ पाता है भैंस से, इसलिए उसमें ये दुष्प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब मैं आता हूँ मुख्य विषय पे, जो आपने पूछा, आवास कैसी होनी चाहिए। आवास व्यवस्था निश्चित रूप से गर्मी के मौसम में कैसी होनी चाहिए। हाँ जी। तो गर्मी के समय में पशुओं का आवास साफ सुथरा, हवादार, फर्श हो जो पक्का हो,
आपका फिसलनदार नहीं हो, जिस पे जानवर नहीं फिसले, पैर नहीं पिछलना हाँ, चाहिए। पैर नहीं फिसले, एवं ऐसा ढलान हो कि जिससे पानी एवं मूत्र का बाहर आसानी से चल जाए। यानी आपका कहने का उद्देश्य ये हुआ कि जो मल मूत्र पेशाब गोबर करती है वो बह जाना चाहिए। हाँ, बह जी, जाना जी। चाहिए। एवं आपका जो दिशा होना चाहिए घर का, पशु आवास का, वो पूर्व से पश्चिम की ओर होना चाहिए कि दिन भर उसमें खिड़की एवं दरवाजे से साफ तौर पर जो मूत्र का नली होता है, पेशाब की जो नाली होती है, उस पर मेन रूप से पड़े, जिससे वो अच्छा रहता है उसके हेल्थ के लिए। प्लस इसमें ये है कि आपका आवास का घेरा इतना बड़ा होना चाहिए आपका जानवर का कि वो सही से घूम सके, उठ सके एवं बैठ सके। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, जी। इसमें प्रत्येक गाय एवं भैंस के लिए करीबन 40 से 50 वर्ग फीट का स्थान चाहिए। और यदि उसको मुक्त घर में रखते हैं, जो ढका, आधा ढका हो आधा खुला रहता है, उसमें 3.5 से 4 फीट की वर्ग मीटर वो ढका होना चाहिए गाय एवं भैंस के लिए, एवं 7 से 8 वर्ग मीटर है जो खुला होना चाहिए। लेकिन जो गाय बच्चा दी है तत्काल मान लीजिए, उसके आवास के लिए 12 वर्ग मीटर का आवास ढका होना भी चाहिए और 12 वर्ग फीट का खुला भी रहना चाहिए। बिल्कुल। रहिए। और जहाँ तक संभव हो आपका इसका जो छत हो वो आपका उष्म रहित हो, मतलब जैसे जिस पे गर्मी की कम प्रभाव पड़े, जैसे एस्बेस्टस यूज करते हैं, कपड़ा यूज करते हैं, तो छत का जो मटेरियल हो वो यूज करना चाहिए। छत की जो ऊंचाई हो करीबन 10 फीट ऊंचा होना चाहिए, जिससे क्या होता है कि छत की जो गर्मी होती है उसका जो गर्म है जो जानवर पे नहीं पड़ता ऊंचाई रहने के कारण। एवं जो आपका यदि घर बनाए जानवर का आवास का जब निर्माण करें तो ये ध्यान रखें कि आसपास छायादार वृक्ष हो। ये सबसे अच्छी बात है। हाँ, जी। ये रहने से क्या होता है कि गर्म में आपका ये गर्म हवा से ही बचाती है और ठंड में क्या होता है ये ठंड हवा से ही बचाती है। बिल्कुल दोनों सही, मौसम में ये बिल्कुल सही बात उपयोगी होता जी है। जी। डॉक्टर साहब, ये तो हुई जानकारी कि पशुओं की आवास व्यवस्था कैसे होनी चाहिए। निश्चित रूप से यदि आप उससे दूध उत्पादन लेते हैं, आप उससे आमदनी करते हैं, तो उसका रख रखाव भी बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, जैसा कि आपने बताया। और यदि करकट और एस्बेस्टस हो तो उस पर गर्मी के मौसम में पुआल भी डाल सकते हैं। तो अब आपसे डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे हम कि पशुओं के आवास को ठंडा कैसे रखा जाए। हाँ, तो किशन जी ये मैं बोल रहा हूँ, जैसे पशु को आवास को ठंडा रखने के लिए सबसे पहले जब उसका स्ट्रक्चर करते हैं तो उसका जो वेंटिलेशन होना चाहिए वो क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, आमने सामने होना चाहिए, जिससे हवा एक दूसरे से पार कर सके। दूसरा ये है कि आप वो तो मैं बोला वृक्ष के पास रहना चाहिए, जिससे आपका ये भी होगा। तीसरा चीज़ ये है कि उस पे जो छत होता है उस पे आप 3 से 4 इंच मोटी परत का खरपतवार या जो भी घास फूस है उसके ऊपर वो ढक दें, जिससे क्या होता है छत का जो गर्मी का नीचे दबाव है वो नीचे नहीं आ पाता है। सही बात है। और यदि वो छत को यदि उजले रंग से भी पेंट करते हैं, जिससे क्या होता है सूरज की किरणें का परिवर्तन हो जाता है, उतना हीट नीचे नहीं जा पाता है गर्मी जितना जाना चाहिए, तो उजला पेंट करने से भी ये हो जाता है आपका कि गर्मी कम होता है। और भी चीज़ें हैं, जैसे उसके घर में आप पशु के आवास में आप पंखा लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया बात है। जी जी। कूलर भी लगा सकते हैं, जो अंदर की गर्म हवा है उसको बाहर निकालने एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हैं। प्लस क्या होता है जो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, यहाँ या फिर जहाँ से गर्म हवा आवास में जा रही है और वहाँ पे जूट की जो बोरी होती है उसको भी लटका सकते हैं और बार बार उस पर पानी का छिड़काव कर सकते हैं, जिससे भी वो ठंडा रहता है। इसमें और भी चीज़ें हैं, गर्मी के दिन में आप नहला भी सकते हैं पशु को सुबह शाम, जिससे वो भी ठंडा रहे। गर्मी अधिक तापमान हो तो बीच में पानी, ठंडे पानी का जानवर पे छिड़काव भी कर सकते हैं। सही कहा। उससे भी जानवर ठंडे रहते हैं। प्लस इसमें एक और चीज़ें हैं कि ये देखा गया है कि यदि छिड़काव जो हम लोग अधिक तापमान में ठंडा में जो छिड़काव करते हैं गर्मी में ठंडे पानी का, उससे दुग्ध उत्पादन की क्षमता बड़ी, ऐसा शोध में मैंने पढ़ा है कहीं पे कि उससे बढ़ती भी है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, लोग देख रहे हैं इस बार पूरा झारखंड गर्मी से तप रहा है और अमूमन
जैसा कि कल परसों पता चला कि 44 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक पहुंच चुका है, और जिस तरह से ये अप्रत्याशित गर्मी में वृद्धि हो रही है, इंसान तो अपने आप को किसी तरह से पंखा में, कूलर में, एसी में रहकर एडजस्ट कर लेता है, लेकिन ये जो अनबोलता जानवर है, पशु है, इसके लिए जो भी व्यवस्था करनी है ये किसान भाइयों को करनी है, पशुपालकों को करनी है। क्योंकि इतनी भयंकर तपती गर्मी में यदि फर्श देखा जाए तो वो गर्म है, छत देखा जाए तो वो गर्म है, तो चारों तरफ से गर्म हवा आ रही है और वो बिल्कुल उसके लिए असहनीय होता है। इसलिए किसान भाइयों को, पशुपालकों को, सबको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो अनबोलता जानवर है, कुछ भी नहीं बोल सकता। अब ये जानना भी ज़रूरी है कि गर्मी के मौसम में देखा जाता है कि पशुओं का खान पान का जो रुझान है वो कम हो जाता है। तो आप ये बताइए कि ऐसा बताइए कि गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं का आहार व्यवस्था कैसा होना चाहिए? गर्मी के मौसम में खाना में रुचि आ जाती है जानवरों में, प्लस प्यास ज़्यादा लगता है। तो इस समय क्या होता है, जो सूखा चारा होता है वो कम कर देना चाहिए। जितना आप देते हैं रेगुलर, उससे कम कर देना चाहिए, इसलिए कि सूखा चारा को पचने में अंदर शरीर के ऊष्मा उत्पन्न होती है, माने हीट होता है, जो जानवर के लिए और गर्मी पैदा कर देता है, इसलिए उसको कम कर देना चाहिए। उसके एवज में आप हरे चारे को मात्रा अधिक कर देनी चाहिए, तो उससे दो फायदे होते हैं। हरा चारे का उद्देश्य आपका क्या हुआ डॉक्टर साहब? हाँ, हरे चारे मतलब ग्रीन, जो आप घास हो, घास कह सकते हैं। हाँ, हरा चारा जिसको बोलते हैं। तो उसको खिलाने से दो फायदे हैं जी। एक तो बहुत रुचि से वो खा करके अपना पेट भर लेता है जानवर। दूसरा, उसमें 70 से 90% पानी होते हैं। जो जानवर को गर्मी में पानी की आवश्यकता होती है, उसको समय समय पे वो पूर्ति करते रहता है। इसमें एक और किसान भाइयों के ध्यान देने की बात है कि हरे चारे कैसे उपलब्ध कराएं गर्मी में। तो इसके लिए क्या हुआ कि आपको मार्च के माह में ही बुआई कर देना पड़ेगा हरे चारा के लिए। जी जी जी। कि आपको पूरा गर्मी उसको हरे चारे पर्याप्त मात्रा में मिलते रहे। और जहाँ पे सिंचाई की सुविधा नहीं है तो पहले सो हरे चारे का उपार्जन करके सुखा करके रख सकते हैं। तो इससे यही मेनली इसमें है कि आप सूखा चारा कम दें, कॉन्सेंट्रेट कम दें, इसलिए कि उसमें ऊष्मा ज़्यादा पैदा होती है। तो ऐसा ही गर्मी है, शरीर में भी गर्मी हो रही है, तो इसलिए उसमें हरे चारा का ज़्यादा कर दें। ये बात बिल्कुल डॉक्टर साहब सही बात है कि गर्मी में अच्छा से अच्छा भोजन, चाहे वो मनुष्य हो चाहे पशु हो, खाने की जो अनुरुचि है वो बिल्कुल बढ़ जाती है, एकदम खाने की इच्छा नहीं होती है। तो ऐसा जिस तरह का गर्मी पड़ रहा है डॉक्टर साहब, एकदम बिल्कुल शरीर को जलाने वाला, तो ऐसे मौसम में जब इतनी भीषण गर्मी पड़ रही हो तो पशुओं को कितनी बार पानी पिलाना चाहिए? तो वही जैसा मैंने पहले बोला कि इसमें खाना की रुचि हो जाती है, खाना कम खाते हैं जानवर और पानी ज़्यादा पीना चाहते हैं। तो इस मौसम में मिनिमम मतलब कम से कम 3 से 4 बार जानवर को पानी देना चाहिए। इसमें भी है कि आपको ठंडे पानी देना चाहिए, पानी है जो ठंडा देना चाहिए, नहीं कि गर्म जगह रखा हुआ वो पानी लाके हम जानवर को दे दिए, तो नहीं, आपको ठंडे पानी का उपयोग करना है। और इसके साथ यदि आप गर्मी में कर सकते हो तो इसके साथ आप नमक और आटा मिलाकर मिक्स करके थोड़ा दे सकते हैं, या फिर गुड़ पानी दे सकते हैं, घोल बना कर दे सकते हैं। हाँ, दे सकते हैं। जी जी। और इसमें प्रत्येक जो स्वस्थ गाय है उसके लिए करीबन 25 से 30 लीटर पानी की आवश्यकता होती है प्रतिदिन। और यदि वो दूध उत्पादन कर रही है तो पर एक लीटर पे 3 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो इस समय जो पानी की व्यवस्था के बारे में आपने जो पूछा, तो पानी तो 3 से 4 बार देने ही चाहिए, पिलाना चाहिए। हाँ जी। इसमें है कि बहुत से जैसे लार्ज स्केल पे जो किए हुए हैं, पानी पाइप के थ्रू दे रहे हैं जानवर को, तो टंकी रखे हुए हैं तो धूप में रहता है, गर्म रहता है, तो वहाँ पे भी आपको छाया की व्यवस्था करना चाहिए। पाइप है जो वहाँ से यदि बाहर की तरफ आ रही है जी जी, तो उस पर धूप की गर्मी पड़ रही है, तो उससे जो पानी आ रहा है वो गर्म आ रहा है। बिल्कुल आप नल खोलिएगा तो बिल्कुल हाँ, हाथ जल उसके लिए क्या करना चाहिए कि टंकी से जो आप कनेक्शन करते हो उसके जमीन के अंदर से लाना चाहिए, अंदर से लाना चाहिए कि आपको जानवर को ठंडा पानी मिले। डॉक्टर साहब, ऐसे मौसम में जब इतना प्रचंड और तपती गर्मी है, पशुओं को क्या खाने के लिए देना अनुचित होगा? अच्छा, हाँ, तो इसमें कि सुनिए क्या है कि आपका जो आपका रसोई का बचा खाना हो चाहे बासी खाना हो,
वो नहीं देना चाहिए। जो आप रसोई में यूज करते हैं, खाना बच गया, बासी हो गया, वो जानवरों को नहीं दें। अक्सर लोग दे देते हैं। हाँ, नहीं देना चाहिए। प्लस जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो वो खाना भी नहीं देना चाहिए। एक चीज़ गर्मी के मौसम में हरा चारा में जो उपज करते हैं उसमें ध्यान देने की है, ज्वार की है। गर्मी के मौसम में हम लोग मतलब किसान लोग ज्वार उत्पन्न करते हैं, लेकिन क्या होता है ज्वार खाने लायक हो जाता है तब तक बारिश नहीं होती है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि कभी कभी ज्वार में आपका ये पॉइजनस सब्सटेंस मिल जाता है जो हानि करता है जानवरों को। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, जब बारिश नहीं हो तो 2 से 3 बार खेत में पानी डालने के बाद ही ज्वार को देना चाहिए, अन्यथा बिना पानी का नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो पॉइजनस हो जाता है। डॉक्टर साहब, अभी तक हमने पशुओं के आवास व्यवस्था, रख रखाव और खान पान आदि खाने पीने की सारी व्यवस्था की जानकारी अपने किसान भाइयों को करवा दिया। अब जो गर्मी के मौसम में सबसे बड़ी समस्या आती है वह है बीमारी की। तो अब आप ये बताइए कि ये जो गर्मी पड़ रही है इसमें कौन कौन सी बीमारियां दुधारू पशुओं में होती हैं? हाँ, तो गर्मी में मुक्त जानवरों में जैसे आपका लू लगना, अपच होना, ग्रीष्मकालीन मास्टाइटिस, आपका जीवाणु जनित बीमारी जैसे गला घोंटू, लंगड़ा बुखार, विषाणु जनित, खुरपका रोग, मुंह पका रोग, बकरियों में PPR, बाह्य परजीवी रोग इत्यादि ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ऐसे स्थिति में डॉक्टर साहब, यदि एक पशु में या जितने भी पशु उनके पास हैं, हमारे किसान भाइयों के पास, पशुपालकों के पास इतनी बीमारियां हो जाएं तो सही कहा जाए तो बहुत ही ज़्यादा आर्थिक नुकसान का सामना उनको करना पड़ता है। और ये जो गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी में सब कुछ कहा जा सकता है। अभी आपने जैसे लू का नाम लिया, अभी हाल में अभी सुनने को मिला कि लू से किसी की जान चली गई। तो मौसम का दुष्प्रभाव तो आखिर शरीर पर पड़ता ही है, और जब वो असहनीय हो जाता है, सहने लायक नहीं रहता है, तो उसका दुष्परिणाम उस पशु को या इंसान को भुगतना पड़ता है। तो आप अपने लू की चर्चा किया आपने, तो जब लू जब लग जाए या लू हो जाए तो इसका लक्षण मूलतः क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले लू मतलब के लिए कौन से जानवर ज़्यादा, किस में ज़्यादा होते हैं, ये भी चीज़ें हैं। हाँ, ये बताइए। तो गर्मी में क्या होता है, एक तो वातावरण गर्म हो जाता है, प्लस हवा में नमी आ जाती है जिसके कारण लू ज़्यादा लगता है। तो आपका जो जानवर मोटे होते हैं या कमज़ोर होते हैं उसमें ये ज़्यादा होने की संभावना रहती है। प्लस जिसके शरीर पे ज़्यादा बाल होते हैं या गहरे रंग के होते हैं उसमें भी ये ज़्यादा होते हैं। प्लस जो संकर नस्ल जिसको क्रॉस ब्रीड हम लोग बोलते हैं उसमें भी ये लू ज़्यादा ही होता है देसी की अपेक्षा। और इसके लक्षण जो है, तो गर्मी में जैसे ये क्या करेगा, आपका लू लग जाएगा तो खाना बंद कर देगा, तापमान शरीर का बढ़ जाएगा, आपका ये लू लगेगा तो पानी जो ठंडा जगह है वहाँ पे जाना चाहेगा, आपका ये लार का स्राव ज़्यादा होगा, इसमें गर्मी लगने के कारण बेचैनी महसूस करेगा, खाना तो कम करेगा ही, कभी कभी बंद भी कर देता है। और यही सब आपको लक्षण देखने को मिलेंगे ज़्यादातर। इस तरह का जो यदि लक्षण हमारे किसान भाई देखें तो ये समझ जाएं कि उनको लू लग गया है। तो थोड़ा डॉक्टर साहब ये लू लगने से उसका बचाव के बारे में कुछ बताएंगे क्या? हाँ, जैसे यदि आपको लू लग जाता है जानवर को, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि आपको जो बर्फ़ के टुकड़े होते हैं उसको चटाना चाहिए, उसको आराम करने देना चाहिए। और जो आपका डॉक्टर हैं, यदि बगल में यदि नज़दीक में पशु चिकित्सक हैं तो उनके थ्रू आपका ग्लूकोज को चढ़वाना चाहिए। तो ये फ़ायदेमंद रहता है। आपको मेनली उसको आराम रखिए, बर्फ़ का टुकड़ा चटवाइए जीभ पे, और ठंडा पानी तो दीजिए ही दीजिए, ये सब चीज़ें हैं। तो क्या उसके शरीर पर पानी भी डाला जा सकता है? पानी डाल सकते हैं, सुबह शाम नहला सकते हैं।
ऐसी स्थिति में हाँ, जब नहला सकते लू लग हैं। जाए हाँ, नहला तो सकते निश्चित हैं। रूप से ऐसा लगता गर्मी है। के मौसम में तो ऐसे भी सुबह शाम जानवर को नहलाना चाहिए, जी बिल्कुल, जिससे शरीर ठंडा रहता है। क्योंकि ये जो मौसम है बिल्कुल जानवरों के लिए बहुत ही दुखदाई है। न दिन न रात न दोपहर, हर समय माने घबराहट, आपने जैसा कहा घबराहट, बेचैनी, दबाव, इस तरह का जो प्रतिकूल असर पड़ता है उससे निश्चित रूप से जो दूध का उत्पादन होता है सीधा असर उसी पर होता है। हाँ, उत्पादन पे भी पड़ते हैं। और इसका नुकसान तब फिर किसान भाइयों को उठाना पड़ता है। डॉक्टर साहब, देसी गाय, जर्सी गाय और आपने संकर नस्ल गाय का चर्चा किया, तो ये इन तीनों गायों पर क्या इसका असर हो सकता है? हाँ, मैंने बोला कि जो क्रॉस ब्रीडें होती हैं, जो विदेशी नस्ल की होती हैं या क्रॉस ब्रीडें होती हैं, जी। वो देसी के अपेक्षा उसमें ज़्यादा ग्लू लगती है। अच्छा अच्छा, देसी को कम लगता है। लू की जो बीमारी होती है जी, जी। उसमें ज़्यादा प्रकोप मिलता है। जी। डॉक्टर संजीत कुमार जी, अब आप ये बताइए कि ये जो ग्रीष्मकालीन थनैला का जो रोग होता है ये कैसे होता है, क्या होता है ये? हाँ, जैसे थनैला हम लोग बोलते हैं कि जैसे दुधारू गांव में थनैला हम लोग सुने हैं कि जैसे आप जानते हैं किसान भाई कि उसी में होता है। लेकिन जो ग्रीष्मकालीन थनैला जो होता है आपका बिना दूध देने वाली गाय में होती है। अच्छा, यानी इसको बछिया हम में होती है। लट्ठा कह सकते हैं। हाँ, जो उसमें होती है, उसमें क्या होता है उस समय कि आपका एक तो गर्मी वातावरण रहता है, आपका जो उसका बेड़ होता है माने घर की साफ सफाई नहीं रहती है, जिससे आपका जीवाणु का संक्रमण हो जाता जी है। जी। जिससे उसमें उस कंडीशन में जो थनैला होता है उसको हम लोग ग्रीष्मकालीन थनैला बोलते हैं। डॉक्टर साहब, एक बात बहुत आश्चर्य हो रहा है सब सुन करके। अभी तक हम लोग ये जान रहे थे कि दुधारू पशुओं में थनैला होता है, लेकिन अभी आप बता रहे हैं कि ग्रीष्मकालीन थनैला भी होता है जो कि दूध नहीं देती है। हाँ। ये बड़ी आश्चर्य वाली बात और नई जानकारी प्राप्त हुई। हाँ, ये ग्रीष्मकालीन थनैला उसी में होते हैं जो दूध नहीं देते हैं। ये जीवाणु जनित होते हैं, ये जीवाणु के संक्रमण से ही मेनली होते हैं। अच्छा, इसका लक्षण भी कुछ होता होगा? हाँ, लक्षण ये है कि उसमें भी आपका जो आपका अदर है जो स्वेल कर जाएगा, जो थन है वो स्वेल कर जाएगा, कड़ा हो जाएगा, उसमें से बदबूदार पदार्थ का निकलेगा, कभी कभी क्या है उससे खून भी निकलता है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। तापमान भी बढ़ा जाता है शरीर का उसमें। तो अब ये जो ग्रीष्मकालीन थनैला है जिन पशुओं में हो गया हो तो उसका बचाव कैसे किया जाए? उसका तो पहले है कि आप जो कर सकते हैं तो उसमें क्या है कि आप गुनगुने ये पानी में नमक डालकर उसको सेकाई करें, पहला तो ये है। दूसरा, मैस्टिव लेप लगाएं, या फिर आप ज़्यादा सीवियर है तो किसान भाई तो अपने कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इसके लिए आपके पास जो नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र है वहाँ के पशु चिकित्सक से मिलें, उचित सलाह लें एवं उचित इलाज करवाएं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये गर्मी का एक ऐसा मौसम होता है, आप देखिएगा कि हमने पक्षियों को भी उल्टी करते देखा है अनपच होने पर, पशुओं को भी देखा है, इंसान को तो होता ही होता है। तो ये गर्मी का मौसम अच्छा खासा जो है किसी भी तरह का अच्छा खाने के बावजूद भी अनपच कर देता है। तो ये पशुओं में जो अनपच होता है इसके बारे में आप बताइए। तो एक्चुअली में अधिक गर्मी जब रहती है तो आप देखे होंगे पशु मुंह खोल करके सांस लेते हैं, उस समय पशु के मुंह से लार गिरता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये जो लार होता है करीबन शरीर में ये सिक्रीशन मतलब स्त्राव होता है 100 से 150 ml, जो आपका रुमेन में जाता है और वहाँ पे ये पाचन में हेल्प करता है। लेकिन अधिक गर्मी के चलते वो सांस लेते हैं जिसके कारण लार मुंह से गिरता है। दूसरा है कि अधिक गर्मी के चलते वो शरीर को ठंडा करने के लिए भी जीभ से चाटते हैं जानवर, उस समय भी आपका जो लार का स्त्राव होता है वो भी लॉस होता है, वहाँ पे भी घटता है, जिसके कारण क्या होता है जो पाचन की प्रक्रिया है जितना मात्रा में हमको चाहिए लार वो रुमेन तक उतना नहीं पहुँच पाता है, जिसके कारण ये अपचत डेवलप करता है, मतलब अपच जानवर में होता है। तो अब ये जो अपच है इससे बचाव कैसे किया जा सकता है? हाँ, तो इसके पहले मैं लक्षण बता देता हूँ। हाँ, लक्षण भी बताना जरूरी है जी। इसमें क्या होता है, ये खाना में रुचि दिखाएगा, ठीक है। इसका जो गोबर होता है उसके साथ दाना आता है, खाने का दाना भी साथ जो में दाना खाना पचता नहीं है वो साथ आ जाता है। तो जी। समझ जाना चाहिए कि हमारे जानवर को अपच हो गया है। जी जी। इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए कि आपका जो
कॉन्सेंट्रेट या जो खाना है दाना मतलब वो थोड़ा कम कर देना चाहिए और पानी अधिक मात्रा में ही दीजिए। और इसमें क्या है कि आपके हर्बल प्रिपरेशन आते हैं वो आप दीजिए तो उससे भी वो ठीक रहता है। यदि 2-3 दिन में, वो नाम तो बताना ठीक नहीं है, ठीक है, सही बात है, हाँ। तो हर्बल प्रिपरेशन आते हैं वो भी आप 1.5 ग्राम पर करके 2-3 दिन दीजिए 2 टाइम करके। यदि वो उससे भी ठीक नहीं है तो फिर आप चिकित्सा केंद्र में जा करके पशु चिकित्सक पशु चिकित्सक को तो निश्चित रूप से दिखाना ही चाहिए, चाहे छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी बीमारी हो, क्योंकि बिना पशु चिकित्सक के सलाह के कोई भी अपने मन से दवा नहीं करनी चाहिए, खतरा हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक जो बीमारी है जो बहुत ज़्यादा जोरों से गर्मी के मौसम में देखा जाता है, मुंह पका और खुर पका। हम चाहेंगे कि हमारे जो किसान भाई हैं, पशुपालक हैं, ज़्यादा जागरूक हों इसके बारे में, ये जानकारी आपसे चाहिए। हाँ, तो खुर पका मुंह पका जो रोग है वो जनरली ये नाम से ही है कि जो खुर, जिस जानवर में खुर होता है उसी में ये बीमारी होती है। अच्छा अच्छा, तो इसीलिए इसको खुर पका मुंह पका भी बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका मुंह से जीभ तक, ये जीभ मतलब विषाणु जनित रोग है, ये वायरस से होता है। तो इसमें लक्षण ये दिखाई देते हैं आपका, इसमें एक और चीज़ें हैं, ये बड़े जानवरों में जब होती है तो मृत्यु दर उतना नहीं होती है। अच्छा अच्छा, लेकिन जो बच्चे में हो जाते हैं उसमें ये मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है, उसमें ही बच्चे मतलब जानवर मर जाते हैं, लेकिन वो कम होते हैं उसमें। लेकिन बड़े जानवरों में जब ये होता है तो मुंह से जी। तो किसान भाई बहनों, आज आपने देखा कि गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं में उनकी रख रखाव, खान पान, बीमारियां और उसका निदान के बारे में जानकारी प्राप्त किया। हमें उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगी। डॉक्टर संजीत कुमार, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे झारखंड के किसान भाई बहनों को बहुत अच्छी और विस्तार से जानकारियाँ दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।